हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हो कि केमिस्ट्री में उसमें बहुत सारे डिफरेंट ब्रॉड एरियाज हैं, जैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अपने आप में एक ब्रॉड एरियाज हैं, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे यूवी, आईआर, एनएमआर, पीपीआर, मोज़ेवियट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब टेक्निक्स हैं और इनका हम यूज़ करते हैं कोई भी अननोन कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है, तो स्टडी करते हैं इसको। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले भी कुछ टेक्निक्स थी, पहले जिनको क्लासिकल मेथड बोलते हैं, जिनकी हेल्प से हम पता लगा लेते थे कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था। स्ट्रक्चर हम कुछ हद तक नहीं पता लगा पा रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्ट्रक्चर भी पता लगा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी मेथड थे जो पुराने टाइम से हम यूज़ करते थे? दैट वाज क्लासिकल मेथड। तो क्लासिकल मेथड में क्या करते हैं, हम कोई अननोन कंपाउंड लेते हैं और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए जो टेस्ट था वो था क्वालिटेटिव एलिमेंट्री टेस्ट। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप मिक्सचर एनालिसिस करते हो लैब्स के अंदर, जैसे आपने 12th में भी किया होगा, या कोई अननोन कंपाउंड जो किया, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, और पता करो कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम यही पता करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कि इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या फॉस्फोरस है। तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर हम पता करते थे कि वो एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। दैट इज क्वांटिटेटिव एलिमेंट्री टेस्ट। जैसे ही हमें पता चल जाता था कि ये जो एलिमेंट है इस कंपाउंड के अंदर इतने इतने अमाउंट में प्रेजेंट है, इतने इतने मोल्स में प्रेजेंट है, तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा, हम ये पता लगा लेंगे कि ये इतने इतने रेशियोज में है, तो उन रेशियोज की हेल्प से हम एक एम्पेरिकल फार्मूला जनरेट कर लेते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। और कोई अन्य मीन्स डिफरेंट टेक्निक की हेल्प से हम उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी पता कर लेते थे, और इन दोनों की हेल्प से हम फाइनली उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता कर लेते थे। तो इस टेक्निक से हमें उस अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता लग जाता था, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? एक तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी है। लेंदी क्यों है? क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन होती है। तो अगर हम ऐसे ही डिफरेंट एलिमेंट के लिए रिएक्शन करेंगे या फिर फंक्शनल ग्रुप को चेक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और सेकेंड थिंग ये है कि इन टेस्ट को करने के लिए हमें वो अननोन कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होता। जैसे लैब्स में तो हम कर लेते हैं, लेकिन रिसर्च में ऐसा नहीं होता। जैसे रिसर्च में लैब में अगर हम कोई ड्रग्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पता लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? क्योंकि जब रिसर्च लैब में काम करते हैं तो वहाँ पे एक मीन्स फाइनल कंपाउंड को बनाने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स होते थे, और उन स्टेप्स को फॉलो करते करते लास्ट में हमारे पास बहुत लेस क्वांटिटी में सब्सटेंस बचता था, जो कि मिलीग्राम्स में होता था। तो अगर हम उस स्मॉल सब्सटेंस को इन सारे स्टेप्स के लिए यूज़ करेंगे तो वो बहुत इम्पॉसिबल होगा और हमें पता नहीं लगा पाएगा। और लास्ट थिंग ये क्या है कि एक्यूरेट नहीं है, कि हम मीन्स परफेक्टली नहीं कह सकते कि इसका यही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो आज के टाइम पे ये सब टेक्निक्स कहीं भी यूज़ नहीं होती है और ना ही हम इन्हें वो यूज़ करते हैं। तो आज के टाइम में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या चाहिए हमें? जैसे यहाँ पे मेन टूल्स क्या था? केमिकल रिएक्शन। हमें उस पार्टिकुलर एलिमेंट या फंक्शनल ग्रुप की केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके,
तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज अवर मैटर सब्सटेंस या फिर अननोन कंपाउंड, कुछ भी कह लीजिए। अगर इसमें से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास करवाएंगे, दिस इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन, तो ये क्या करेगा, ये मैटर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कुछ वेव्स को ये पास करेगा और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंटरप्रेट करके हम उस मैटर के बारे में पता लगा सकते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे मान लीजिए हम हमें कोई अननोन पर्सन मिला और हमें उसके बारे में पता लगाना है बिना उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट किए, तो हम कैसे पता लगाएंगे, किसी थर्ड पर्सन को भेजेंगे और बोलेंगे कि तुम जाओ और इसके बारे में पता करो, तो वो क्या करेगा, वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और उसके बारे में कुछ जानकारी लाएगा और वो हमें बताएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो पर्सन कैसा है। तो यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को थर्ड पर्सन है और ये पर्सन है जिसके बारे में हमें जानकारी पता करनी थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिट होगी, जो बाहर निकलेगी, उसको इंटरप्रेट करके हम पता लगा लेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है या फिर स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ कैसे कैसे इंटरेक्ट कर सकती है। ओके, फिर से बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर हमारा मैटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से स्ट्राइक करेगी। अब स्ट्राइक करने के बाद ये मैटर क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या तो अब्जॉर्ब कर लेगा या फिर इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, या फिर ये क्या कर सकता है, कुछ रेडिएशन को ट्रांसमिट कर सकता है या फिर कुछ रेडिएशन को स्कैटर भी कर सकता है, स्कैटरिंग, या फिर एमिट भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये जितने भी फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, ट्रांसमिशन, एमिशन, अब्जॉर्प्शन, ये सारे डिफरेंट फिनोमेना है। अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन को आप एक तरीके से एक ही कह सकते हो। कैसे कह सकते हो कि मान लीजिए 100% लाइट की सब्सटेंस में पड़ी, 90% ऑब्जर्व होगी, 10% ट्रांसमिट होगी, तो या तो ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंटरप्रेट कर दो तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा, या फिर ऑब्जर्वेशन जो रेडिएशन ऑब्जर्व हुई है उनको इंटरप्रेट करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ये दोनों तो सेम है, लेकिन बाकी की जो है ये फिनोमेना सेम नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में ही डिफरेंट टेक्निक है। तो इन्हीं के बेसिस पे तीन ब्रॉड टाइप की बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। पहला कौन सा है, दिस इज अब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा है स्कैटरिंग बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी और थर्ड क्या है, दैट इज एमिशन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, अब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो कौन सी है, जैसे यूवी और आईआर, वो दोनों अब्जॉर्प्शन में ही आती है। तो हम सिर्फ इसी के बारे में ही स्टडी करेंगे, इनके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं कौन सी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। absorption स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि ये रिक्वायरमेंट उस अननोन कंपाउंड के अंदर होनी चाहिए। और वो रिक्वायरमेंट क्या है कि उस कंपाउंड के अंदर नॉन डीजनरेट मल्टी स्टेट, एक बहुत ही बड़ा है वर्ड लेकिन आप इसको रीड कर सकते हो, नॉन डीजनरेट मल्टी स्टेट। ये स्टेट उस सब्सटेंस के अंदर होनी ही चाहिए, तभी वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट कर पाए। जैसे देखो मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, वो अभी ग्राउंड स्टेट में है, मीन्स ये उसका एनर्जी स्टेट है, उस टेम्परेचर प्रेशर जो भी है कंडीशन उस पर। तो मान लीजिए
अगर इस सब्सटेंस के ऊपर आप कोई भी लाइट पास करोगे तो क्या होगा, ये सब्सटेंस क्या करेगा, इस लाइट